नमस्कार, न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शशि सिन्हा। मैं हाजिर हूं जिले के तमाम छोटे बड़ी खबरों को लेकर। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ खास रहा आज। गिरिडीह में एक समस्या जो हमेशा मुंह फैलाए खड़ी रहती है वो है प्रदूषण की समस्या, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में। जी हाँ, इसको लेकर कई सारे प्रयास करते दिखाई देते हैं, हालांकि जमीन पे कुछ कभी नजर नहीं आता। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र में फैले प्रदूषण को रोकने के लिए कई सारे दावे किए जाते हैं, लेकिन सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। बीच बीच में रांची से, हजारीबाग से सरकारी बाबू गिरिडीह आते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी खूब एक्शन में नजर आते हैं, लेकिन फैक्ट्री के चिमनियों से निकलने वाले बेलगाम धुएं पर नकेल कसने का कोई भी असर धरातल पर दिखता नहीं है। हालांकि इसको लेकर स्थानीय स्तर पर कुछ संगठन काफी पैर पटकते नजर आते हैं, पर उनकी आवाज फैक्ट्री के बड़े बड़े और ऊंचे दीवारों के उस पर नहीं जा पाती। बाकी सरकारी बाबू की क्या कहें, उनका तो बस यूं ही। देखते हैं एक रिपोर्ट। गिरिडीह औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक प्रदूषण पर रोक लगाए जाने की मांग काफी समय से उठती आ रही है, लेकिन आज तक कहीं कुछ हुआ ही नहीं। मानकों को अनदेखा कर सरकारी दफ्तर भी अपने बही खाते दुरुस्त करते दिखते हैं। प्रदूषण को लेकर कुछ समय पूर्व गठित प्रदूषण मुक्त जन संघर्ष समिति ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इस बाबत जानकारी देते हुए समिति के उपाध्यक्ष पवन राय ने कहा कि पिछले दिनों राज्य स्तर की टीम ने आकर इलाके का दौरा किया था। वहीं इस संबंध में 15 दिनों में विधानसभा में रिपोर्ट पेश करने की बात कही थी, मगर इस मामले में अब तक कुछ सामने नहीं आया है। कहा कि इलाके में स्थापित विभिन्न फैक्ट्रियों द्वारा भी नियमों की अवहेलना करते हुए इलाके में प्रदूषण फैलाया जा रहा है। कहा कि आगामी 4 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरिडीह आगमन पर समिति सदस्य उनसे मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद भी अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो क्षेत्र के लोग एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। चतुरो पूर्वांचल क्षेत्र में जो प्रदूषण फैक्ट्रियों द्वारा फैलाई जा रही है, यहाँ अतिवीर, बालमुकुंद, अस्मान जयरान और वेंकटेश्वर, ये तीनों के द्वारा यहाँ इतना प्रदूषण फैलाया जा रहा है। तो आवेदन पर विधानसभा से एक समिति 1 फरवरी को आई थी, जो कि फरवरी द्वारा निरीक्षण किया गया और लोगों को देखा गया कि ये मानक के अनुकूल काम कर रहे हैं। कोई भी धुआं वाला यंत्र इन लोगों का चालू नहीं रहता है और वो लोग ने कहा कि इसको फैक्ट्री को बंद करवा देना चाहिए। इस परिस्थिति में वो लोग ने 15 दिनों में विधानसभा में अपना रिपोर्ट पेश करने की बात कह के गई और कहा कि इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके जाने के बाद और बदतर स्थिति हो गई है। अभी गर्मी का सीजन है, यहाँ इतना धूल कण निकल रहा है, आदमी को चलना दूभर हो रहा है, आँख काला हो जाता है। कपड़ा एक बार अगर सादा पहन के निकलता है तो काला हो जाता है। लेकिन यहाँ के उद्योगपतियों का नज़र नहीं खुला है। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोग जहर खाएं। ऊपर प्रशासन की ओर से भी सूचना मिलती है कि रोक हो रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई इन लोगों के द्वारा नहीं हो रहा है। हम उच्च स्तरीय मांग करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और नहीं तो अभी 4 मार्च को हमारे मुख्यमंत्री गिरिडीह में आएंगे स्थापना दिवस पर, झारखंड स्थापना दिवस पर। उन प्रदूषण समिति उनसे मिलने का काम करेगी और ये गुहार लगाएगी कि तत्काल इसको बंद कराने का आप श्रेय लें। अगर नहीं बंद होता है तो हम लोग उग्र रूप धारण करेंगे और आंदोलन करेंगे। 2007 से हम देख रहे हैं प्लांट खोलने से लोग को रोजगार मिलेगा, लेकिन खास कर चतुरो, गंगापुर और महुआ टाड़ के लिए उद्योगपतियों ने आज इस्कॉन प्लांट का मालिक लोग रोजगार नहीं, ये सबको कफन दे रहा है। बोलता है कि रोजगार दे रहा है, रोजगार नहीं है। 3 मौजा का आदमी को, गरीब जनता लोग के लिए कफन दिया जा रहा है और लोग बोलते हैं कि रोजगार क्या होगा? आदमी तो मर रहा है। 25 को कम से कम 40 को खाली चतुरों में 30 बरस से 40 बरस उम्र तक सब विधवा हो गया और सब TB% से और कैंसर से और दमा से मर रहा है। और लोग आज 2007 से खाली सबको बुड़बक बना करके, चुटिया बना करके, सबको बुड़बक बना करके रखा हुआ है। यही तो बात यहाँ का कहानी है। स्वास्थ्य विभाग की डिप्टी सेक्रेटरी सीमा कुमारी उदयपुरी शुक्रवार को गिरिडीह पहुंची। गिरिडीह पहुंचने पर सबसे पहले ANM सेंटर पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद चेताडी स्थित मातृ शिशु सदन पहुंचकर वहां का भी औचक निरीक्षण किया।
जिसके बाद निरीक्षण को लेकर गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंची। इस क्रम में प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सानायाल, डीपीएम प्रतिमा कुमारी, हॉस्पिटल प्रबंधक प्रवीण मुर्मू आदि कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि एएनएम सेंटर में कुछ कमियां पाई गई है, जिसे दूर करने के लिए विभाग को अवगत कराया जाएगा। सदर अस्पताल को लेकर डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा कि अस्पताल का भवन काफी पुराना और जर्जर हो चुका है। इसको लेकर सिविल सर्जन से रिपोर्ट मांगी गई है। जल्द ही स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए सूचित किया जाएगा। इस दौरान आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन को लेकर कहा कि इस ओर विभाग की ओर से जांच की जा रही है। किचन बन रहा है, बिल्डिंग तो पुरानी है और पेशेंट वहाँ पर थे काफ़ी। एसएनसी में उधर थे तो एसएनसी में 10 बेड में, वहाँ 12 बेड थे, 9 बच्चे थे। वहाँ की व्यवस्था ठीक थी। एसएनसी में तो कुछ डॉक्टर भी 4 हैं वहाँ, तो 24 आवर्स डॉक्टर वहाँ अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा क्या क्या समस्या दिखा गई? समस्या कैसे खाना वाना लोग को मिल रहा है, पूछे थे सबसे, लेकिन जैसे इनका 7 दिन हो गया था इनका बच्चा एसएमसी से, तो उनके द्वारा बताया जा रहा था कि आज हमको सुबह नाश्ता नहीं मिला लेकिन खाना पहुंचा था उनके पास। सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि 6-7 दिन खाना का प्रावधान था, इसलिए ऐसा हुआ और उसके बाद खाना दिया जा रहा है। मैडम, छोटी समस्या आती होगी और पुरानी बिल्डिंग है तो जो भी साफ सफाई होने के बावजूद थोड़ा तो वो रहेगा। और बहुत सा काम तो वहाँ पर दिखलाए सिविल सर्जन से होने वाला है। अभी किचन सेट भी नया बन रहा है। उससे पहले वहाँ गए थे एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में, वो तो नई बिल्डिंग है। वहाँ पर सिक्योरिटी में गेट पर 2 होमगार्ड थे और बोले कि 4 लेडीज सिपाही लोग रात में वहाँ रहने की व्यवस्था की गई है। नहीं, अब रात मतलब उनको वहाँ रहने की जगह दे दी गई है, लेकिन अभी वहाँ पे तो उनको नहीं दिखाई दी। रूम तो उनको दिखाया, लेकिन फिर भी रात को 4 और 2 होमगार्ड के जवान रहेंगे। लेकिन उस जगह पर लगता है कि सिक्योरिटी के लिए कुछ और होना चाहिए, क्योंकि 28 लड़कियाँ हैं वहाँ पर और स्टाफ में भी सब लेडीज़ ही हैं। सिक्योरिटी पर्पज से होना चाहिए। और अभी वहाँ व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि वहाँ का लाइब्रेरी रूम का सामान भी नहीं गया है, सारा अभी ऐसे ही बंडल बांध के रखा हुआ था। तो 10 दिन पहले क्या तो शिफ्ट किया, तो वहाँ की व्यवस्था तो सुधर जाएगी। एक बस की वहाँ ज़रूरत है, जिसके लिए मैं सेक्रेटरी साहब को अपनी रिपोर्ट दूंगी, क्योंकि वहाँ से सदर हॉस्पिटल और चिताडी उन लड़कियों को आने जाने के लिए अभी एम्बुलेंस से भेजा जा रहा है। और जो फील्ड में जाने के लिए जो फी के लिए पैसे मिल रहे थे 25,000 मंथली, उसी से उनका एम्बुलेंस का खर्च चल रहा है, लेकिन ये फील्ड विजिट का पैसा था। ये 2 समस्या वहाँ पर बताया गया हमको कि एक बस की व्यवस्था हो जानी चाहिए और थोड़ा सा फ्यूल की व्यवस्था होनी चाहिए। ड्राइवर को सिविल सर्जन बोले कि आउटसोर्स व्यवस्था हो जाएगी। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री किफायती आवास योजना घटक 3 के अंतर्गत गुरुवार को आवास आवंटन का कार्यक्रम गिरिडीह नगर भवन में आयोजित किया गया। बताया गया कि इस योजना से संबंधित गिरिडीह नगर निगम में अब तक कुल 153 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से गिरिडीह करहरबारी में निर्मित कुल 190 फ्लैटों का आवंटन किया गया, जिसमें से 8 लाभुक एवं 2 दिव्यांगों फ्लैट का आवंटन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त गिरिडीह के साथ उपस्थित उप मेयर, उप नगर आयुक्त, विधायक प्रतिनिधि, वार्ड पार्षदगण, निगम के सिटी मैनेजर, सीएलटीसी अर्बन प्लानर एवं निगम के समस्त कर्मी उपस्थित हुए। आज जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिसमें जो भी आवास विहीन है या भूमि विहीन है वैसे लोगों को और मकान देना तय है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 2024 तक भारत में जितने भी ऐसे आवास विहीन लोग हैं और भूमिहीन लोग हैं
वैसे सारे लोगों को सरकार मकान देने का काम करेगी, ताकि वो भी और बाकी नागरिकों की तरह एक सम्मानजनक और जीवन जी सके। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी रोजी रोटी के लिए कमा तो लेते हैं और अपनी जीविका चला लेते हैं, लेकिन मकान बनाना बहुत ही दुस्सहनीय कार्य है और ये वैसे लोगों के द्वारा संभव नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों की मुसीबत और ऐसे लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और यह बहुत ही लाभकारी और बहुत ही अच्छा योजना ऐसे लोगों के लिए लाया है और करहरबारी में उसी योजना के निमित्त 190 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं और उस फ्लैट में सारा कुछ व्यवस्था रहेगा। एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, किचन, टॉयलेट, गैरेज, पार्क, सुरक्षा के लिए बड़ा लगाया जाएगा, यानी सारा व्यवस्था उसमें रहेगा और वैसा संपन्न मकान और लोगों को दिया जाएगा, भूमिहीन लोगों के लिए, आवास विहीन लोगों के लिए। और इसमें 1 लाख रुपया राज्य सरकार का अनुदान है और 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार का अनुदान है। बाकी 3,74,000 रुपये जो लाभुक है उसको और किस्त के रूप में देना होगा। यह बहुत ही कम अमाउंट है। 313 वर्ग फीट में बना हुआ मकान और इतना सुसज्जित मकान केवल 3,74,000 रुपये में सरकार देने का काम कर रही है। वो निगम के द्वारा और सभी लोगों को अलॉट किया गया, इसलिए कि इसके समिति के अध्यक्ष माननीय उपायुक्त महोदय थे, उन्होंने निमित्त और शुरू करके एक व्यक्ति को और देकर और उनको कहीं जाना था चले गए और अभी बाकी लोगों को मकान देने का काम निगम कर रही है और जितना आवेदन आया है सबको मकान देने का काम है। जैसे ये शहर से थोड़ी सी दूर है, हटके है, तो सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे? देखिए बहुत दूर नहीं है, ऐसे सुरक्षा का इंतजाम के लिए हमने कहा कि एक साथ जो 190 फ्लैट्स होंगे उसके चारों तरफ चारदीवारी होगी, उस पर कंटीले तार लगाए जाएंगे, उसमें रोशनी की व्यवस्था होगी, पक्का सड़क होगा, बच्चों को खेलने के लिए पार्क होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा। आदि वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों को लिए कोई भी सुविधा और कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, दूर नहीं जाना पड़े, सारी सुविधाएं और वहाँ होगी और किसी भी तरह का कोई दिक्कत वहाँ रहने वाले लोगों के लिए नहीं होगा। के द्वारा किफ़ायती मकान उपलब्ध कराने का ये योजना है। कुल 190 फ्लैट बना है, जिसमें से 134 फ्लैट का बुकिंग हुआ है। ये मुख्यतः 313 स्क्वायर फीट का 1 BHK फ्लैट है। इसकी आहारता के रूप में 16 जून 2015 से जो ये नगर निगम क्षेत्र में आवासित रह रहे हैं और जिनकी आय 3 लाख से कम है, वो लोग इसमें आवेदन दे सकते हैं। 5,000 रुपया की राशि से उनका बुकिंग हो जाएगा। अगर 190 से ज़्यादा हमारे पास आवेदन आता जो कि आया नहीं है, तब हम लोग लॉटरी से उसमें चिन्हित कर लेते हैं लाभार्थी को। क्योंकि उससे कम आया, 190 से कम आया, कुल 134 आया है, तब हम लोग सेकेंड फेज में ये भी लॉटरी करना पड़ता है हम लोग को, जो कि डीसी साहब अध्यक्ष होते हैं। तो डीसी साहब, मेयर और हम और बेनिफिशरी ये सब सदस्य के रूप में होते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी पर्पस के लिए हम लोग फ्लैट के नाम का पर्ची हम लोग डाले हैं और लाभुक को बुला के कॉल करके उनको अब पर्ची निकालने के लिए कह रहे हैं। जिस लाभुक के हाथ में जिस फ्लैट का पर्ची पड़ता है उसको उसी को अलॉट कर दिया जाता है। कभी काल होता है कि कुछ लाभुकों का प्रेफरेंस रहता है कि आपको ग्राउंड फ्लोर में मिले, ईस्ट फेसिंग में मिले, नॉर्थ फेसिंग में मिले, तो ये विवाद नहीं उत्पन्न हो और ट्रांसपेरेंसी रहे, पूरा पारदर्शिता रहे, उसके लिए लॉटरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसके तहत उनको दिया जा रहा है। मकान का कुल लागत लगभग 6,24,000 है, जिसमें 2,50,000 सब्सिडी के रूप में सरकार के तरफ से दिया जा रहा है और 3,64,000 के आसपास का राशि को बैंक के टाइप से हम लोग उनको लाभों को फाइनेंस करवा दे रहे हैं, ताकि लोन के द्वारा उनको आसानी से लोन उपलब्ध हो जाए और किस्तों के माध्यम से उसका भुगतान कर सकें। तो उसमें ब्याज दर क्या होगा जो लोन लेंगे? जो हाउसिंग लोन का नॉर्मल ब्याज दर रहता है 7%, 8%, 9%, फ्लेक्सिबल रहता है, अप डाउन होते रहता है। तो जो नॉर्मल हाउसिंग का जो ब्याज दर है उस दर से उनको लगेगा। हम लोग उनको फैसिलिटेट खाली कर देंगे कि अनावश्यक बैंक उनको परेशान नहीं करे और उनको आसानी से लोन उपलब्ध हो जाए। और इसमें अगर कुछ आएंगे हम नगद ही देकर ले लें? अगर लाभुक चाहता है तो पूरा कैश डाउन करके भी वो ले सकता है। ये वन पार्ट। कितने दिनों में मकान तैयार हो जाएंगे? मकान लगभग तैयार है। ये तो कब से शिफ्ट हो जाएंगे जो लाभुक है? जल्द से जल्द हम लोग धन्यवाद। शुक्रवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त सह जिला रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में जन्म मृत्यु निबंधन का 100% लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जिला स्तरीय जन्म एवं मृत्यु निबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिला में जन्म एवं मृत्यु निबंधन 100% लक्ष्य प्राप्त करने सभी विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जन्म मृत्यु निबंधन का कार्य सुचारू रूप से करें ताकि निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। गादी श्रीरामपुर में प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला यज्ञ कार्यक्रम इस बार अपने 24वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, जिसको लेकर शुक्रवार को एक जल यात्रा निकाली गई, जो गादी श्रीरामपुर से निकलकर बाबा दुखहरण नाथ मंदिर को गई। वहीं पूजा अर्चना करने के बाद वापस फिर गादी श्रीरामपुर पहुंची। यज्ञ के मुख्य आयोजक जयप्रकाश पांडे ने बताया कि इस बार का यह 24वां वर्ष है। इस उपलक्ष्य में रामचरितमानस एवं लिंग पुराण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के संदेश के साथ श्रीपति शक्ति जन कल्याण ट्रस्ट के सौजन्य से मास्क का भी वितरण किया गया। ना ठीक ठीक। संत समाज की जय, बाबा दुखहरण नाथ की जय। के कल्याण के लिए नित्य हवन पूजन ब्राह्मण द्वारा भारतवर्ष में होते रहता है। यह जल यात्रा ग्राम गादी श्रीरामपुर से निकाली गई है। यह प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम जल यात्रा में गादी श्रीरामपुर से बाबा दुखहरण नाथ आए हुए हैं। यहां से चलकर गादी श्रीरामपुर पहुंचेंगे। इस जल यात्रा में गादी श्रीरामपुर में शिव शक्ति श्रीपति शक्ति जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से जितने भी जल यात्रा में माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु हजारों की संख्या में आए हुए हैं, सभी को मास्क का वितरण किया गया ताकि भारत सरकार का जो निर्देश है, झारखंड सरकार का जो निर्देश है कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, इसलिए इस यज्ञ में इसका ध्यान रखा गया। गादी श्रीरामपुर में 1 सप्ताह तक चलने वाली है। इस वर्ष 24वें वर्ष में श्री रामचरितमानस एवं लिंग पुराण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। मैं समस्त जितने भी गिरिडीह ग्रामवासी हैं, मैं सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि सभी लोग इस महायज्ञ में गादी श्रीरामपुर पधारें और उस यज्ञ में भाग लेकर के यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करके, यज्ञ का दर्शन करके, यज्ञ भगवान का दर्शन करके पुण्य का भागी बने। झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक गिरिडीह के बैनर तले आज प्रखंड मुख्यालय बेंगाबाद में राजस्व उप निरीक्षक स्वर्गीय सत्य प्रकाश श्रीवास्तव के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किए जाने के फलस्वरूप आज का कलमबंद आंदोलन किया गया। बताया गया कि इनके हत्यारों को प्रशासन अविलंब गिरफ्तार करें, नहीं तो रोड पर उतरने को बाध्य होंगे और चक्का को जाम करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से बेंगाबाद सीआई ऋषिराज, कर्मचारी अमर सिन्हा, केवल राउत, अशोक कुमार सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। क्या किस मामले को लेकर? हमारे साथी राजस्व उप निरीक्षक सत्य प्रकाश श्रीवास्तव को गोली लगी थी 12 फरवरी को। चिकित्सा के क्रम में एम्स नई दिल्ली में उनका निधन हो गया और आज करीबन 15 दिन चला। आज तक रांची पुलिस के द्वारा अपराधियों को नहीं पकड़ पाना से हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं और असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। फलाफल यह है कि आज पूरे राज्य स्तर पर हम लोगों का 1 दिवसीय कलमबंद हड़ताल है। इसके बावजूद भी अगर प्रशासन अपराधियों को नहीं पकड़ती है तो हमारा आंदोलन
आगे बढ़ेगा। मशाल जुलूस, विधानसभा का घेराव, आवश्यकता पड़ी तो पूरे राज्य के राजस्व विभाग हड़ताल पर आ जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आ जाएंगे। साथ ही साथ हम लोगों के साथ झारखंड सरकार का समझौता हुआ था 2019 में, उन मांगों में एक भी मांग को आज तक सरकार के द्वारा नहीं मांगे जाने से हमारे महकमे में भारी असंतोष की भावना है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के प्रति उनका कोई स्नेह नहीं दिखता है। चाहे हम गोली से मर जाएं, चाहे आर्थिकता से बोझ से दबे हुए रहें, न तो आर्थिक देने के मामले में न सुरक्षा देने के मामले में। इसलिए हम लोग ने ठाना है कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी, चाहे हमारी मांगे मानी जाएगी या हम पर कार्रवाई होगी। अमर किशोर सिन्हा, राज्याध्यक्ष, झारखंड राजस्व निरीक्षक संघ, झारखंड राज्य। वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर बेंगाबाद पुलिस ने शुक्रवार को अवैध कोयला के खिलाफ छापामारी अभियान चलाकर भारी मात्रा में कोयला जब्त किया। बेंगाबाद थाना के क्षेत्र पारडी मोड़, बर्मन बहियार, खरगडीहा आदि जगहों पर अवैध कोयला के विरुद्ध छापेमारी कर 14 बैलगाड़ी को ध्वस्त कर करीब 4 टन कोयला को जब्त कर थाने ले आई। इस बाबत थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा ने कहा कि किसी भी हालत पर अवैध कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा और यह छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगी। पेट्रोल डीजल के मूल्य में हो रही लगातार वृद्धि को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए शुक्रवार की शाम एक मशाल जुलूस टावर चौक से निकाली गई, जो कि बड़ा चौक में समाप्त हुई। मौके पर जिला अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार गैस, पेट्रोल, डीजल के मूल्यों में वृद्धि की जा रही है, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अदानी और अंबानी जैसे लोगों की जेब गर्म कर रही है और गरीबों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। मौके पर सतीश केडिया, प्रोफेसर मुकेश साहू, बलराम यादव, लड्डू खान, राजेश तुरी, धनंजय सिंह, उपेंद्र सिंह सहित कई कांग्रेसी नेता उपस्थित थे। आज हम लोग महंगाई के खिलाफ दूसरा कार्यक्रम प्रदेश निर्देशानुसार हम लोग को 3 कार्यक्रम था, जहाँ था देखा गया आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जनता को बताई गई कि पेट्रोलियम और गैस के खिलाफ में किस तरह से मूल्य वृद्धि केंद्र सरकार लगातार कर रही है। उसी तरह से आज मेरा दूसरा कार्यक्रम है कि हम लोग मशाल जुलूस निकाल करके इस महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और कल तीसरा हुआ कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध करेंगे। सबसे आश्चर्यजनक की बात है कि महंगाई इस ढंग से बढ़ रही है कि इसका कोई रीजन समझ में नहीं आता। आखिर आप बताने का काम करें कि पेट्रोल का लगातार गैस में जो दाम बढ़ा रहे हैं, आखिर क्यों? आप स्पष्ट रूप से समझें ये कि इनके अडानी और अंबानी कई ऐसे तेल कारखाने हैं, तेल उत्पादन का काम वो करती है और उनके इस देश में कितने फर्म भी हैं, इसके माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने के लिए पूरे देश को इन्होंने झोंक दिया। इसमें सरकार की जो कंपनियां हैं लाखों करोड़ रुपये कमा रही है, ये कहाँ जा रहा है किसी को दिखाई नहीं दे। उसके माध्यम से ये सरकार जो पिछली बार हर बार इनका एक ही नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। वही मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें $125 प्रति बैरल थी, उस वक्त भारत में जब 50 रुपये लीटर डीजल बिकता था, 45 रुपये लीटर डीजल बिकता था, तो उस समय महंगाई की मार थी। और आज जब $50 प्रति बैरल है कीमत और उस समय 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, तो ये कौन सी महंगाई की मार है? आज एक महीने के अंदर 200 रुपये गैस का रेट बढ़ गया, सिलेंडर का, सब्सिडियाँ खत्म की जा रही है। आखिर जनता के साथ कैसा व्यवहार ये सरकार कर रही है? क्या जनता के साथ करना चाहती है? कितना शोषण करेगी ये सरकार? श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर लोग काफी संख्या में उत्साह और उमंग के साथ
निधि संग्रह के माध्यम से धनराशि समर्पण दे रहे हैं। शुक्रवार को स्टेशन रोड जेपी नगर निवासी व डॉक्टर लेन में संचालित शिवम एजेंसी दवा दुकान के मालिक कपिल देव पंडित ने आरएसएस कार्यकर्ताओं को 11,000 रुपए का चेक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम दिया। कपिल देव ने बताया कि उन्हें काफी उत्सुकता थी कि जल्द से जल्द मंदिर निर्माण हो, जिसके लिए आज संघ के लोगों को मंदिर निर्माण में एक छोटी सी राशि स्वेच्छा से समर्पण किया। इस अभियान में आरएसएस की ओर से मुकेश सिंह विभाग, संतोष खत्री, बबलू साहु, राजकुमार साहू आदि कार्यकर्ता लगे हुए थे। कि हमारे पास संघ के लोग आए हुए हैं श्री राम मंदिर जन निर्माण चंदा के लिए। तो मैं बहुत दिनों से इच्छा थी राम जन्मभूमि मंदिर बने, जिसके कारण मैं सहयोग अपनी स्वेच्छा के अनुसार मैं दे रहा हूँ।